सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने पढ़ना है कि हम लोगों में हमारे जीवन में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, हम लोगों में रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, हम लोगों में सांस कैसे ली जाती है और कैसे छोड़ी जाती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है और एनिमल्स में कैसे होता है। सेम प्रोसेस है या थोड़ा सा डिफरेंट है ना। जैसे हम में क्या है, लंग्स हैं प्रॉपर। अब अगर हम अपने से लोअर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, फिशेस वगैरह को, तो उनके पास क्या है, गिल्स हैं। ठीक है, तो वैसे ही उससे भी डाउन में देखेंगे उनमें क्या है। फिर हम प्लांट्स के रिस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म सांस कैसे लेता है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेल से, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। देखो, आपने पढ़ा होगा अपनी क्लास इसी से सेकेंड चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर में आपने चीज़ पढ़ी है, दोनों में ही, कि एग्जैक्टली हम लोग जो भी फूड इनटेक करते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं, हमें उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये टर्म आपको कुछ ऐसे लग रही नहीं है, सुनी सुनाई, कि एनर्जी कैसे मिलेगी, हम खाना खाएंगे, खाना खा रहे हैं पर एनर्जी कैसे आ रही है बाहर। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। देखो, जब भी आप कभी स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हो ना, आप जल्दी जल्दी भाग के स्कूल जाते हो, रनिंग करते हो, ठीक है, स्कूल पहुंचने के लिए। तो क्या हो जाता है, रनिंग करने से आप जैसे ही स्कूल पहुंचोगे, आप देखोगे कि आपकी सांसें ऐसे, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है और आप ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगते हो ना, जल्दी जल्दी सांसें ले रहे होते हो, क्योंकि आपको जो ऑक्सीजन मिलती है नॉर्मल, वो ऐसा लगता है आपको कि कम मिल रही है और आपको ज़्यादा सांस लेनी पड़ती है उसके लिए। क्यों? क्योंकि जब आप रनिंग करते हो उस टाइम पे आप ऑक्सीजन इतनी इनटेक नहीं कर पाते, आप ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं ले पाते हो। ठीक है, तो इसका रीज़न क्यों है, क्या है, ये क्या होती है रेस्पिरेशन, जब हम सांस अच्छे से नहीं ले पाते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, इसी के बारे में हम वन बाय वन करके इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इससे पहले मैं एक और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। देखो, जब आप फूड इनटेक कर रहे हो, जब आप खाना खा रहे हो, तो आपके फूड में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, फैट्स आता है, वाइटामिन आता है, मिनरल्स आते हैं। ये सब आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। जब आप अपनी मतलब आपका फर्स्ट स्टेप जो आप मानते हो, डाइजेशन है। ठीक है, आपने फूड इनटेक किया, आपने आपकी बॉडी में से जो भी इंपॉर्टेंट इंजाइम्स रिलीज होती हैं, आपके फूड को पार्शली ब्रेक डाउन करती है ना, कॉम्प्लेक्स फूड आपका, तो उसको सिंपल फॉर्म में तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है ना, चेंज करना पड़ता है उसको, तभी तो हमें उससे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो आपको पता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, ब्लड में सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं और ब्लड क्या करता है, सारी बॉडी को पहुंचा देता है वो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन बात वहीं पर ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, अब बात वहाँ पर ख़त्म क्यों नहीं होती, क्योंकि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किए हैं, उसको एग्जैक्टली यूटिलाइज करना है ताकि हमें एनर्जी मिल सके। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स अभी तू आ जा, वाइटामिन में तू आ जा भी, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। हमें क्या चाहिए, उसमें से एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी मतलब उस जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी आगे कन्वर्जन जो है, एनर्जी हमें देना, ये सब काम कौन करता है, हमारा कौन करता है, हमारा रेस्पिरेशन करता है। अब एग्जैक्टली करता कैसे है ये पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी पहले कुछ टर्म्स क्लियर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल से। देखो, सेल एक ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे हमारी बॉडी पूरी बनी हुई है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। एग्जाम्पल ले लो आप एक दीवार की, है ना। जैसे आप कोई दीवार खड़ी करते हो या आप घर बनाते हो, अब ऐसा तो नहीं है ना आप घर रेडीमेड लाओगे उठा के रख दोगे यहाँ पे, ऐसा नहीं होता। आपको घर बनाने के लिए एक ब्रिक चाहिए होती है, ईंट चाहिए होती है ना। ईंटों को जोड़ते रहोगे तो क्या बन जाएगा, दीवार बन जाएगी। और ऐसे ही पूरा करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट में क्या बन जाएगा, आपका घर बन जाएगा। इसका मतलब एक ईंट से आपका पूरा घर बन रहा है। वैसे ही आपकी बॉडी में जो बेसिक एक छोटा सा चीज़ है जिससे आपकी पूरी बॉडी बनती है, वो क्या है, सेल है। ठीक है, तो सेल ही आपकी बॉडी को बना रहा है। अब बना कैसे रहा, ये देखो एग्जाम्पल लेके यहाँ पे पिक्चर्स में देखो, ये एक सेल है। ठीक है, ये क्या है, आपका सेल है। और इसी सेल के अंदर क्या होता है, आपकी ब्रेकडाउन होती है। आपको जो फूड आपके न्यूट्रिएंट्स लिए होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो आपके ब्लड में होते हैं ना, तो वो ब्लड में क्या होते हैं, आपको पता है ब्लड में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। उन्हीं सेल के अंदर जो आपका न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम ग्लूकोज बोल सकते हैं, ग्लूकोज कंबाइन होता है। अब मैं बताऊंगी किसके साथ कंबाइन होता है, पर उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब ये सब प्रोसेस होता कहाँ है, इसी सेल के अंदर। अब इस सेल में कहाँ पे होता है, देखो आपने सुना होगा पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, ये तो सुना है सबने। ठीक है, पावर कौन देता है आपके सेल को, पावर कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखो यहाँ पे मैं पिक्चर में ये सर्कल करती हूँ, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ पे क्या होता है, आपका एंड प्रोडक्ट रिलीज होता है, आपको एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है,
ये क्लियर हुआ। अब जो सेल है एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का, ठीक है, छोटा सा पार्ट है और इसी से हमारी पूरी बॉडी बन रही है। देखो हमारी बॉडी ये है, ठीक है, देखो कितने छोटे छोटे सेल से मिलकर बन रही है। अब ये सेल है, फिर टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, हम लोगों का ऑर्गन सिस्टम है, आपको पता है ये चीज़। तो ये छोटा सा जो सेल है यही हमारी बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। इसके अंदर ही जो हमारा मेन फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो देखो सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल क्या है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जिंदा इंसान है आपको पता है, ठीक है, एनिमल ले लो, प्लांट ले लो, हर कोई छोटे छोटे किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जो सेल है वो माइक्रोस्कोपिक है। आप अब बोलो मुझे सेल देखना है, आप ऐसे नहीं देख सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखना पड़ेगा। जो सेल है, अगर आप बात करो सेल की, तो वो सबसे छोटा यूनिट है, लेकिन काम उसका बहुत बड़ा है ना। तो ये क्या है, एक छोटा सा एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है एक ऑर्गेनिज्म का, हम लोगों का, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 या 2 या 3 या 5 या 100, नो, सिर्फ इतने से सेल्स आपके इकट्ठे हुए आपकी बॉडी बन गई, नहीं। ट्रिलियंस ऑफ सेल, मतलब ट्रिलियन का मान लो बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। इतने सारे आपके सेल्स कंबाइन होते हैं और फिर आपकी बॉडी फॉर्म होती है। तो अगर आप बात करो ट्रिलियन की, तो ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होंगे आपके, 12 ज़ीरो होंगे। तो लगा लो कितने ज़्यादा सेल चाहिए होंगे आपकी बॉडी को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका सेल है, तो आपको ये समझ आ गया ये क्या करता है आपकी बॉडी में, ठीक है। अब देखो आपकी बॉडी में ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक ही काम होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपने न्यूट्रिएंट्स ले लिए, रेस्पायरेशन हुई, एनर्जी रिलीज होगी, नहीं। आपकी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है सेल, हर एक मतलब ईच सेल परफॉर्म सर्टेन फंक्शन ना। वो फंक्शन क्या क्या होता है, देखो एक्सक्रीशन, आप कुछ खाते हो, आपका वो यूटिलाइज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जो आपका वेस्ट होगा वो भी तो कहीं इकट्ठा हो रहा है ना, एक्सक्रीशन भी कर रहा है ये, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है, अब ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ही तो हो रही है ना न्यूट्रिएंट्स की पूरी बॉडी में, ये काम भी कर रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। तो ये सारे फंक्शंस कौन कर रहा है, आपके सेल ही तो कर रहा है, सेल में ही सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर हम देखेंगे कि जो ये सेल है ना, ये क्या करता है, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है और उन्हीं फंक्शन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिल जाती है। अब ऐसा होगा जब आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, आपको खुद ही लगेगा मैं लो फील कर रहा हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो खाना चाहिए एनर्जी के लिए। क्यों चाहिए खाना, क्योंकि खाने में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, ग्लूकोज होता है। कॉम्प्लेक्स फूड है, सिंपल में होगा वो ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। वो ग्लूकोज आपकी जो रेस्पायरेशन, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ठीक है, जब नहीं ले रहे हो या जब ले रहे हो, अब हम ह्यूमन्स हैं, हमें तो ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, तो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं ना। तो ये दो जो रिएक्शन होंगी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये चीज़ें होने से ही एग्जैक्टली हमारा रेस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। जब रेस्पायरेशन होगी फिर क्या होगा, फिर आगे पढ़ोगे, है ना, आपकी बॉडी में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सर्कुलेशन होगी या ट्रांसपोर्टेशन होगी, है ना। जब ट्रांसपोर्टेशन भी होगी फिर एक्सक्रीशन हो जाएगी। तो ये सारा सर्कल हमारी बॉडी में चलता है। क्लियर, सेल का समझ आ गया। अब देखो, एनर्जी गेट फ्रॉम फूड यूटिलाइज इन डिफरेंट वेज। अब जो भी आप खाना खा रहे हो, है ना, खाना तो आपने खा लिया, आपको एनर्जी का भी समझ आ गया कि आपको रेस्पायरेशन से एनर्जी भी मिल रही है, लेकिन वो एनर्जी आप क्या स्टोर करके रखते हो, या खाना खाते हो और सो जाते हो, नहीं। अगर आप खाना खा के सोओगे तो आपको ओवर ऐसे बड़ा से आलस आएगा, आपको मन नहीं करेगा कुछ काम करने का। तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आपने खाना खाया है उसकी एनर्जी आपकी बॉडी में ही स्टोर है और आपको कुछ काम करना चाहिए ताकि आपकी वो एनर्जी कहीं यूटिलाइज हो जाए, आपकी बॉडी में ही स्टोर ना रहे। तो आप क्या करते हो, जो आप पढ़ाई करते हो, अब आप बोलोगे हम पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई करते टाइम तो हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि हम कोई मतलब फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं ना, हम तो सिर्फ बैठे हुए हैं, हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है। लेकिन उस टाइम पे भी आपकी एनर्जी यूज़ हो रही होती है, आपका माइंड वर्क कर रहा होता है ना, आप सोच रहे होते हो, आप काम कर रहे होते हो, आपका स्टैमिना यूज़ हो रहा है वहाँ पे, तो एनर्जी भी यूज़ ज़रूर होगी। क्लियर। अब आप बोलोगे हम बातें कर रहे हैं तो इसमें भी एनर्जी क्यों नहीं है ना, जितनी बातें आप करोगे, आप बोल रहे हो, है ना, बातों में तो बातें ही होती है ना, मतलब आप बोलोगे, आपकी सांस फूलती है इससे, ठीक है। तो कितने ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, आप बोल रहे हो, एनर्जी तो यूटिलाइज होगी इसमें भी, तो इसमें भी एनर्जी का यूज़ आ गया। अगर आप फुटबॉल खेलते हो, मान लो किसी को फुटबॉल खेलना नहीं पसंद, तो वो क्रिकेट की एग्जाम्पल ले सकता है, ठीक है। अगर क्रिकेट भी नहीं पसंद तो वॉलीबॉल, ठीक है, हॉकी, जिसका आपको मन ले आप एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें। और आपको पता है अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे, आप गेम्स खेलते हो ना, गेम्स पीरियड में तो सब बच्चे गेम्स खेलते हैं, तो वो गेम्स खेलने से भी तो क्या होता है, जब गेम खेल के आते हो आप, हाँ थक गया, थक गई, ऐसे बोलते हो और फिर पानी पीना स्टार्ट हो जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि खेलने से आपकी एनर्जी लूज़ हो जाती है, आपको वो एनर्जी दोबारा गेन करनी पड़ती है फूड इनटेक करके, है ना, फूड खा के, या फिर आप क्या करते हो, ग्लूकोज वाला पानी पी लेते हो जल्दी से, है ना, उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, देखो जिम में क्या करते हैं, डंबल उठाते हैं ना, इसमें तो बाप रे बाप बहुत एनर्जी लगती है ना, तो ये इसमें भी एनर्जी का यूज़ हो रहा है। आप रनिंग करते हो सुबह,
या शाम में भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी एनर्जी यूज़ हो रही है। आप डांस करते हो, ठीक है, कोई भी हार्ड स्टेप करोगे, स्टंट्स करोगे, उसमें भी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो ये सब वेज हैं, मतलब ये सब तरीके हैं जिसके थ्रू आप एनर्जी को रिलीज़ करते हो ना, यूज़ कर रहे हो अपनी एनर्जी को। आपकी एनर्जी जब खत्म हो जाएगी, आप क्या करोगे, फिर से फूड खाओगे और फिर से आपकी बॉडी में सिमिलर प्रोसेसेस होते रहेंगे और एनर्जी रिलीज़ होती रहेगी। और अगर एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, इसका मतलब आप फूड भी इनटेक नहीं कर रहे हो। तो खाना टाइम पे खाओ, प्रॉपर खाना चाहिए, ठीक है। खाना प्रॉपर खाओगे तो भी तो सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से होंगी आपकी बॉडी में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है ब्रीथिंग। देखो, दो टर्म्स हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, दोनों को कन्फ्यूजन हो जाता है, दोनों टर्म्स में कन्फ्यूजन बच्चों को रहती है। उनको लगता है कि ब्रीथिंग सांस लेना होता है और रेस्पिरेशन भी सांस लेना ही होता है। दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है, तो मीनिंग भी डिफरेंट होंगे। ब्रीथिंग का मतलब है सांस ली और छोड़ दी, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, सांस लेना ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन नहीं होता सांस लेना। रेस्पिरेशन में क्या होता है, आप कोई चीज़ लेते हो, है ना, आपकी बॉडी में उसकी कुछ रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। कोई रिएक्शन हो रही है, फिर उसका कुछ एंड प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो सिमिलर नहीं हो रहा। ब्रीथिंग में क्या होगा, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, ब्रीथिंग। या मान लो ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो ब्रीथिंग, ठीक है। सांस लेना छोड़ना, लेकिन सांस अंदर गई, अंदर उस सांस के साथ क्या हुआ, उसने कोई रिएक्शन की, किसके साथ रिएक्ट हुआ, ये रिएक्शन जो है आप जो पढ़ोगे ये रेस्पिरेशन है। लेकिन सांस लेना और छोड़ना क्या है, ब्रीथिंग है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ना कि ब्रीथिंग क्या एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, पर रेस्पिरेशन नहीं है। वी ब्रीथ इन एयर, हम सांस अंदर लेते हैं। देखो आप नॉर्मल बैठे हो, सांस अंदर लेते हो, है ना, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर तक सांस रोक सकते हो आप, तो आप बिल्कुल ऐसे लगोगे कि बिल्कुल ठीक से बैठे हो, नहीं। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी अपनी सांस रोकोगे तो फिर आप ऐसे जल्दी जल्दी सांस लोगे, है ना, ऐसा लगता है कि आपको सांस चाहिए थी पर मिल नहीं पा रही टाइम से। तो सांस नहीं, सांस के बिना तो अब रह नहीं सकते आप, ये तो आपको पता ही है ना। तो जब आप सांस लेते हो तो आपको ये भी पता है कि आपकी बॉडी को कौन सा मतलब गैस चाहिए। आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन ही चाहिए ना आपकी बॉडी को, ठीक है। आपने ऑक्सीजन ली और आपका ऑक्सीजन मतलब जाने का मीडियम कहाँ है, कहाँ पे है, बॉडी है मीडियम, ठीक है, लेकिन जाती कहाँ से, वो मीडियम कहाँ है, नोज़, ठीक है। नोज़ के थ्रू आपकी बॉडी में चली जाती है ऑक्सीजन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है, सांस को लेना, ठीक है। अब जब सांस आप बाहर निकालते हो, आपको पता है जो सांस आप बाहर निकालते हो वो किस में रिच होती है, किस में ज़्यादा होती है, क्या रिलीज़ करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। देखो एक चीज़ याद रखना कि ऐसा नहीं कि जब आप सांस लेते हो तो सिर्फ आपकी ऑक्सीजन ही आएगी, है ना, आपके यहाँ पे इंडिकेटर तो लगा नहीं है नाक में जो बता देगा कि नहीं हमें ऑक्सीजन ही चाहिए, बाकियों को वापस भेज देगा, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस जाती हैं, ठीक है, लेकिन उसमें हमें जो चाहिए होता है वो ऑक्सीजन होता है। अब बाकी गैसेस कहाँ जाती हैं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बाकी गैसेस कहाँ जाती हैं हमारी बॉडी में। अगर जाती हैं तो ऑक्सीजन का तो यूज़ हो रहा है, तो बाकी गैसेस का यूज़ हो रहा है हमारी बॉडी में, तो वो कहाँ जाएंगी, ठीक है। इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर दोगे, क्लियर। अच्छा ठीक है। अब ब्रीथ मीन्स अगर आप एक सांस ले रहे हो, है ना, ऐसा नहीं एक सांस सिर्फ ये सांस नहीं, एक सांस में आप सांस ले भी रहे हो और सांस छोड़ भी रहे हो, मतलब आप इनहेल भी कर रहे हो और एक्सहेल भी कर रहे हो, ठीक है। वन ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन, उसको हम एक सांस लेना में काउंट करते हैं, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली रीच इट। जो भी सांस हम लेते हैं वो क्या होता है, एक एक हमारे जितने भी बॉडी है ना, बॉडी के एक एक पार्ट को वो भेजी जाती है, ठीक है, और अल्टीमेटली एक सेल में। और आपको पता है सेल जो है वो बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का, और सेल में ही रिएक्शन होती है, ऑर्गन्स में रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि ऑर्गन भी किससे बने हुए हैं, सेल से ही बने हुए हैं। आपको पता है सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है ऑक्सीजन आपकी मदद करता है खाने को तोड़ने में, इस टर्म को नोट करो। ऑक्सीजन हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड दिस प्रोसेस टर्म्स एज रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रही है, मदद कर रही है, खाने के साथ मिक्स हो रही है, मदद कर रही है उस खाने को तोड़ने में, और तोड़कर क्या क्या दे रही है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर, ठीक है। अच्छा अब आता है ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट होता है सांस लेना, ठीक है, ले तो रहे हो आप सांस, लेकिन उसका रेट क्या है, मतलब एक पर्सन एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट, ठीक है। अब ब्रीथिंग रेट हर टाइम सेम नहीं रहता,
अब ऐसा नहीं है ना आप कॉन्टिन्यूसली सेम ही स्पीड से सांस ले रहे हो जैसे नॉर्मल बैठे हो। आप अभी कभी फील करना, जब आप ऐसे थक जाते हो है ना, काफ़ी लो फील करते हो, तो उस टाइम आप बहुत धीरे धीरे सांस लेते हो है ना। लेकिन जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपकी धड़कन और सांसें क्या हो जाती हैं, तेज़ हो जाती हैं। कभी कभार आप टेंशन लेते हो तो भी आपकी स्ट्रेस पड़ता है, तो भी आपकी सांस जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, ऑन एवरेज अगर आप बात करो तो पहले हम ब्रीथिंग रेट की डिफाइन पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, एक मिनट में एक पर्सन कितनी बार सांस लेता है वो क्या होता है, उसका ब्रीथिंग रेट होता है। और ऑन एवरेज अगर ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल ब्रीथिंग रेट देखा जाए तो वो कितना होता है, 15 to 18 टाइम्स अ मिनट। एक मिनट में वो 15 to 18 टाइम्स सांस लेता भी है और छोड़ता भी है। ऐसा नहीं है सिर्फ सांस लेता रहेगा, नहीं, दोनों इंक्लूड होंगे, लेकिन वन टाइम, आपको मैंने पीछे बताया अभी। क्लियर। और अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, आप ऐसे भी करते हो है ना। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी जल्दी सांसें लेनी होती हैं है ना। तो आपका ऑटोमेटिकली ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और वो कितना हो जाता है, 25, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी सांसें लेनी पड़ती हैं उस टाइम पे। तो इसका मतलब ब्रीथिंग रेट सेम नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे कौन सा वर्क कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, इससे पहले देखो यहाँ पे ये है नसल कैविटी, यहाँ से आप सांस लेते हो, ये आपका मीडियम है सांस जाने का। ठीक है, आगे आपको पता ही है कहाँ कहाँ जाती है सांस, आपकी पूरी बॉडी में ही जाती है। अच्छा, बात करते हैं रेस्पायरेशन की। पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन क्या होता है, देखो रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने जो फूड इनटेक किया होगा, ठीक है, उसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होने के बाद मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ आपने जो सांस ली होती है ऑक्सीजन, वो कंबाइन होगी। जब वो कंबाइन होगी तो रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन जब होगी तो क्या होगा, आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप सांस छोड़ते हो वो रिलीज होती है। ये सेल में फंक्शन हो रहा है, याद रखना ये बात को। ठीक है, प्लस वाटर रिलीज होगा, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। मतलब ये तीन चीज़ें आपका एंड प्रोडक्ट है जो एक इक्वेशन के टाइम पे रिलीज होता है। तो अभी डिटेल में पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन अ सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। जब ब्रेकडाउन पार्शियल, मतलब फुली भी हो सकता है पार्शियल, लेकिन पहले पार्शियल होता है फिर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। ठीक है, तो जब डाइजेशन हो जाती है सेल में, या मान लो ब्रेकडाउन हो जाता है आपके फूड का सेल में, ठीक है, उससे क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है ना, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एनर्जी रिलीज हो रही है ना। तो हो कहाँ रही है, सेल में, इसलिए इसको बोला गया है सेलुलर रेस्पायरेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हर एक जीव जंतु, ठीक है, जो भी जिंदा है, लिविंग है, वो क्या करेगा, रेस्पायर करेगा, सांस तो लेगा ही लेगा ना, ताकि उसको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। भाई जब एनर्जी ही नहीं होगी तो इंसान का जिंदा रहने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। एनर्जी ही नहीं है, तुम तो बेड पे ही पड़े रहोगे ना, पढ़ भी नहीं पाओगे, खेल भी नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो एनर्जी तो मस्ट है हमारी लाइफ में। अ सेल ऑर्गेनली कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने अभी आपको बताया था सेल के स्ट्रक्चर में कि एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेल ऑर्गेनली आपने पढ़ा होगा, सेल ऑर्गेनली क्या होता है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ठीक है, गोल्गी ऑपरेटर्स, ये सब होते हैं सेल ऑर्गेनली। तो उसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें क्या होती है, सेलुलर रेस्पायरेशन। मतलब मेन फीचर जो है सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर। इनसाइड द सेल ऑक्सीजन कंबाइन विद ग्लूकोज। उस सेल के अंदर, मान लो ये अगर आपका सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर क्या होता है, आपका ग्लूकोज आता है। ठीक है, ग्लूकोज तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही होता है ना, जब आप इनटेक करो ब्लड में जाएगा तो यहाँ पहुँच गया, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन भी आ जाएगा। ये दोनों मिलके क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, वाटर को रिलीज करेंगे, साथ ही साथ एनर्जी को रिलीज कर देंगे। ये तीन चीज़ें ये क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। और यही रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, क्या होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज तो आपको पता है C6H12O6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन भी आपको पता है। ये क्या रिलीज आपको ये बाई प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, तो आपको पता ही है। और एनर्जी की फॉर्म कौन सी होती है, हमेशा ATP की फॉर्म एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर। तो ये क्या है, इसके एंड प्रोडक्ट है। और ये प्रोसेस क्या है, रेस्पायरेशन प्रोसेस है। क्लियर। ठीक है, अब रेस्पायरेशन भी दो तरीकों से होता है। देखो, आप सांस ले रहे हो, मैंने आपको यही बोला था, जब आप ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो वो एक रिएक्शन हो रही है। मान लो ऐसा तो नहीं है ना हर टाइम सांस आप लेते रहोगे, ऑक्सीजन आपको प्रॉपर मिल रही है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है, या ऐसा मान लो कि कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते होंगे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसलिए रेस्पायरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। पहला है इसका एरोबिक और दूसरा है एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो, ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। जब आपका खाना टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना जरूरी है ना, तभी तो बाय प्रोडक्ट निकलेगा आपका, है ना। तो जब खाना ब्रेक डाउन होता है, लेकिन किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है। और वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप सिंपल याद रखो, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ठीक है, आपके खाने को तोड़ने के लिए। एंड फर्स्टली ऑक्सीजन, हम जब सांस लेते हैं
है ना। तो ऐसा नहीं है सांस सीधे हमारी कहाँ पहुँच जाएगी, सेल में पहुँच जाएगी, नहीं। सांस पहले जाते जाते लंग्स में जाती है, लंग्स से कहाँ पे जाती है, ब्लड में, और फिर ब्लड से कहाँ पे जाएगी, सेल में। क्लियर, ये प्रोसेस है इसका। इसको भी आपको याद रखना है कि जब आपका ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स से कहाँ जाएगा, वो ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से वो कहाँ जाता है, सेल में जाता है। डायरेक्टली आपके सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है। क्लियर, okay, this oxygen is transported to all part of the body through blood and ultimately to each cell of the body. एंड एग्जाम्पल आर, इसमें एग्जाम्पल्स आप ले लो तो क्या, हम लोग भी तो यही हैं, हम लोग ऑर्गेनिज्म हैं। हम नॉस्ट्रल अपने नाक से सांस लेते हैं, हमारी सांस कहाँ जाएगी, पहले लंग्स के पास जाएगी। लंग्स आपको पता है कहाँ पे होते हैं हमारी बॉडी में, लंग्स से कहाँ जाएगी, वो ब्लड में जाएगी, और ब्लड से कहाँ जाएगी, सेल में, और सेल के अंदर ही ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन होगी और बाय प्रोडक्ट क्या देगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर। अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो एरोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगी, और एनारोबिक में क्या होगी, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब रिएक्शन होगी लेकिन उसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो देखो क्या होगा, फूड कैन बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। खाना तो टूटेगा लेकिन किस में नहीं टूटेगा, मतलब जो हमारे एंड प्रोडक्ट लास्ट रिएक्शन में बन रहे थे एरोबिक में, वैसा नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा वैसे, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट अलग होंगे उसके कंपैरिजन में। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट। अगर हम बात करें यीस्ट की, तो यीस्ट में क्या होता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। तो वाई वी कॉल एनारोबिक, इसलिए तो कहा जाता है ना, क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है। यहाँ बोलो विदाउट यूज ऑफ, एब्सेंस का हो गया कमी होना, तो विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन आप इसके लिए बोलोगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको एनारोबिक में इंक्लूड करते हैं, एनारोबिक रिएक्शन में। ठीक है, तो इन्हें हम एनारोब्स बोलते हैं। क्यों एनारोब्स बोलते हैं, क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं और विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन ये अपनी रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं, एंड दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ऑटोमेटिकली अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, एनर्जी भी उधर से ही लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, यीस्ट की एग्जाम्पल, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ये रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो ग्लूकोज तो इनके पास भी है लेकिन विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अल्कोहल। बाप रे बाप, अल्कोहल बना रहा है ये। ठीक है, तो अल्कोहल इसका प्रोडक्ट है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो बना ही रहा था, पिछली वाली रिएक्शन में भी एनर्जी भी रिलीज हो रही है, लेकिन विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, एक चीज़ वाटर बनना चाहिए था, वहाँ पे ये अल्कोहल बना रहा है। और आपको पता है हम अल्कोहल तो यूज़ करते हैं पीने में, है ना। तो ये भी क्लियर हुआ। अब इसके बाद करते हैं यूजेस ऑफ यीस्ट। हमें हमने यीस्ट पढ़ा है ना, तो यीस्ट का यूज़ कहाँ है, हम लोग उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता होगा, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, यीस्ट क्या है, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल से बना हुआ है, मल्टी सेलुलर नहीं है। जैसे हमारी बॉडी क्या है, एक सेल से मिलकर नहीं बनी ना, बहुत सेल से मिलकर बनी है, लेकिन यीस्ट एक ऐसा जो एक ही सेल से मिलकर बना है। ठीक है, इसलिए इसका लाइफ स्पैन भी क्या होता है, कम होता है। यीस्ट यूज टू मेक। अब देखो आपने सुना होगा मैदा, मैदा नाम सुना है ना। तो जब भी आप मैदे की पूड़ी बनाते हो, ठीक है, या कोई खमीरे बनाओगे, बबरू बनाओगे ना, ये सब चीज़ें अलग अलग नाम है हर एक जगह पे इन चीज़ों के। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, हो सकता है आपकी जगह पे वहाँ कुछ और बोलते हैं। मतलब डोसा तो सबको ही पता है ना। तो आप डोसा वोसा बनाते हो जब, तो उसके लिए क्या होता है, जो आप आटा गूंथते हो उसमें आप ईस्ट क्यों ऐड करते हो, ताकि वो फ्लफी हो जाए, थोड़ा सा ना फूल जाए थोड़ा सा। वैसे अगर आप देखो एग्जाम्पल, जो बन्स मिलते हैं रेडीमेड, या आप बन्स घर पे बनाते हो अगर, तो बन्स भी थोड़े से फूले हुए होते हैं। ब्रेड ले लो, ब्रेड भी फूला हुआ होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सब क्यों इतने फूले फूले से होते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, यीस्ट ऐड करते हैं, और वो क्या करता है, फ्लोर को फुला देता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज होती है। तो क्यों रिलीज होती है, तो आपको पता चल गया, यीस्ट ऐड करने से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और एनर्जी रिलीज होगी। तभी तो वो क्या करता है, जैसे एनर्जी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, तो थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, पढ़ते हैं इसके बारे में। यीस्ट फीड ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो हम खाना ले रहे हैं, ठीक है, जैसे अंदर नहीं ले रहे हैं, मतलब जो रखा है हमने वहाँ पे, राइस मान लो कि रखा है, तो उसमें जब हम यीस्ट ऐड करते हैं तो क्या होता है, उस राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आपको पता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स होता है राइस में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मिक्स होता है, उसके साथ रिएक्शन इनकी होने शुरू हो जाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लूकोज ही है। ठीक है, तो जब इसके साथ रिएक्शन होगी इन द एब्सेंस ऑफ, मतलब सॉरी, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, तो वही बाय प्रोडक्ट देगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा ना। और अल्कोहल इन दिस प्रोसेस, अल्कोहल भी रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब ये दोनों चीज़ें रिलीज होती है, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्लियर, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय यीस्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज ट्रैप्ड इन द जब, तो वो उस एरिया में कवर हो जाएगी, किसमें, जो हमने आटा रखा होगा ना, और उसको क्या कर देगी, थोड़ा सा फुला देगी, मतलब राइस कर देगी, ऊपर की तरफ खींच लेगी, या बढ़ा ही देगी, खींच क्या लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, देखो
सिंस यहाँ पे आपको इससे पढ़ने से पहले यहाँ देखो, देखो ये आटा होता है, ठीक है। आप आटा गूंदते उसमें ईस्ट डालते हो तो वो फूल जाता है ना ऐसे, उसमें थोड़े थोड़े से बबल्स बबल्स लगते हैं, ऐसे हुए हैं इकट्ठे। ये बन है, ये यीस्ट है जो आप इसमें ऐड करते हो। हालांकि ये थोड़ा पाउडर फॉर्म में नहीं है, पर लोग इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये है ब्रेड आपका। अब एक और चीज़ आ जाती है, ये तो पता ही है आपको, अल्कोहल आपने पढ़ा है, यीस्ट यूज़ होती है, तो अल्कोहल के लिए भी है। सिंस यीस्ट रिलीज अल्कोहल ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, तो इसीलिए अब आपको पता है रिएक्शन में ही अल्कोहल रिलीज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम उसको किसके लिए यूज़ करेंगे, वाइन और बियर को बनाने के लिए। चलो ठीक है। अब बात कर रहे थे एनारोबिक रेस्पायरेशन की, ठीक है। एनारोबिक, एरोबिक तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि एरोबिक किसके यूज से हो रहा है, ऑक्सीजन के यूज से हो रहा है रिएक्शन, और हम लोगों में हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज होगा। एनारोबिक रेस्पायरेशन में क्या होगा, ईस्ट की एग्जाम्पल थी, ईस्ट से क्या हो रहा है, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन हो रही है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन हम लोगों में भी एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है, लेकिन वो विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन मिलती है पर जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे एंड प्रोडक्ट जो बनने चाहिए वो ना बन के कुछ और बन जाता है। अब देखो अब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जब आप खेलते हो, बड़े टाइम से आप खेल नहीं रहे हो, नॉर्मल स्टडीज़ कर रहे हो या फ़ोन यूज़ कर रहे हो, है ना, आजकल के टाइम तो फ़ोन यूज़ करते हो आप लोग बच्चे ज़्यादा। तो आप नॉर्मल रूम में बैठे हुए हो, लेकिन आपको कभी आपने आपके घर वालों ने बोल दिया जाओ बेटा खेल लो, तो आपने क्या किया, एकदम से ही कुछ 3-4 घंटे अच्छे से खेल दिया, तो घर आके आपकी तो बुरी हालत हो जाएगी, आपको क्रैम्प्स पड़ जाएंगे। क्रैम्प्स का मतलब होता है रलू, ठीक है, मतलब आपकी पेन होना शुरू हो जाएगी जॉइंट्स में, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपको जब खेल रहे होते हो ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पाती जितनी आपकी बॉडी को चाहिए होती है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है। इसलिए आपको वहाँ पे एरिया में पेन होने शुरू हो जाती है, और वो तब तक होती रहेगी जब तक आपका वो पूरा लैक्टिक एसिड नॉर्मल कन्वर्ट ना हो जाए, किसमें, जिसमें रिएक्शन, पिछले रिएक्शन में जिसमें होना चाहिए था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डांस कर रहे हो, पूरी बॉडी को आपको मूव करना पड़ता है ना। यहाँ पे अगर आप जिम कर रहे हो, एनर्जी रिलीज़ करोगे, ज़्यादा सांस नहीं ले पाते, कम सांस लेते हो, जब आप करते रहोगे तो आप इसके हैबिचुअल, मतलब आपकी बॉडी इसकी हैबिचुअल हो जाती है ना। जब आप करते रहोगे तो आपकी बॉडी को पता है कि ये सब ये कर रहा है, तो इसको कन्वर्ट करने की लैक्टिक एसिड में ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप कभी कभार करोगे, है ना, फिर आपको इतनी आदत नहीं है, आपकी बॉडी को पता नहीं है कि ये सब आप कर रहे हो, तो उस टाइम के लिए आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन आप बीच में जब फिर से एक्सरसाइज छोड़ देते हो, दोबारा कंटिन्यू करते हो, तो फिर से आपको क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आप साइकिलिंग करोगे ज़्यादा तो आपको लेग्स में क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, है ना, शोल्डर में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है। देखो, अवर मसल सेल्स आर रिस्पायर एनारोबिकली, हमारे जो मसल सेल्स हैं ये क्या करते हैं, एनारोबिकली क्यों रिस्पायर करते हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्टर पीरियड। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही ऐसा ही करते रहेंगे, एनारोबिकली ही करते रहेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, नहीं। वो तब करेंगे जब हमारी बॉडी क्या करती है, काम करती है ज़्यादा, ठीक है। व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब हमें क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की। अब खुद मान के देख लो, कभी कभार क्या होता है, यात्रा पे चले जाते हो आप, है ना, पहाड़ी वाली यात्रा या ट्रैकिंग पे चले जाते हो। वैष्णो देवी तो सब आए होंगे, तो वैष्णो देवी जब आप चढ़ते हो तो क्या करते हो, वापस आओगे घर पे तो आपको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, आपकी बड़ी ज़्यादा पेन होती है आपकी लेग्स में, बड़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि कुछ अटक रहा है आपकी टांगों में, है ना, ऐसा कुछ फील होता है। और वहाँ पे तो हाथ भी नहीं लगाया जाता, इतनी ज़्यादा पेन हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, उस एरिया में पेन क्यों ज़्यादा होती है आपको, क्यों होती है, क्योंकि उस ही एरिया में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। पूरी बॉडी में क्रैम्प्स नहीं पड़ते हैं, थकावट होती है, लेकिन क्रैम्प्स पर्टिकुलर एरिया में पड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स, ठीक है, वेट लिफ्टिंग, तो इससे क्या होगा, ये सारे हैवी वर्क है ना, आपको इसमें कांस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो आपकी बॉडी डिमांड करती है एनर्जी ज़्यादा की, लेकिन आपकी बॉडी उसको नहीं दे पाती। मतलब आप कोई काम कर रहे हो ना, तो आपको कमांड दे दी मैंने, मतलब मालूम मैंने कमांड दी, बॉडी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर, मुझे बहुत काम करना है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप बोलोगे अपनी बॉडी को और आपकी बॉडी वो रिलीज़ कर देगी इतनी एनर्जी, नहीं, उसके पास है ही नहीं इतनी कैलोरीज, इतनी एनर्जी है ही नहीं, वो क्यों रिलीज़ करेगी, इतनी नहीं कर सकती ना। तो आपको खाना ज़्यादा लेना पड़ेगा। खाना ज़्यादा भी ले लोगे जब आप हाई एल्टीट्यूड्स में चढ़ाई करोगे ना, जब ऊपर ऊपर चढ़ते जाओगे तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली वहाँ पे कम होगी, आपको ज़्यादा, मतलब आप सोचोगे कि ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेती हूँ चलते चलते, या ले लेता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है उस टाइम पे आपकी बॉडी में, इसलिए आपको क्या पड़ जाते हैं, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। क्लियर। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, ऑक्सीजन कम होती है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द, तो क्या होता है उस टाइम पे, देखो एनर्जी की डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है, मतलब आपका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है थोड़ी सी, तो उसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलना चाहिए था वहाँ पे मिल गया आपको लैक्टिक एसिड।
लैक्टिक एसिड क्या होगा, आपकी मसल में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब उसको दूर भी किया जा सकता है। क्या होता है, जब आप घर पे यात्रा करके आते हो या खेल के आते हो या कुछ भी हैवी वर्क करके आते हो, तो आपको एक घर वाले बोलते हैं काम करो, गर्म पानी में रख दो टांगे, है ना, या गर्म पानी से नहा लो। क्यों बोलते हैं वार्म वाटर से बात करने के लिए? क्यों? क्योंकि वार्म वाटर से क्या होता है, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे से हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे के होने से क्या होता है, आपकी बॉडी के जो लैक्टिक एसिड्स हैं ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो प्रॉपर आपकी रिएक्शन वही स्टार्ट हो जाती है जो नॉर्मल हो रही होती है। अब देखो होती कैसे है, ये तो रिएक्शन पता है। ग्लूकोज मसल में होगा, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसको कम मिल रही होगी और क्या प्रोड्यूस कर देगा, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देगा और एनर्जी को रिलीज कर देगा। क्लियर? अब इसके बाद क्या होता है, देखो जब मसल्स से आपको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज करने से, रनिंग की वजह से, डांस की वजह से, किसी की भी वजह से अगर आपको पड़ते हैं, द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल रिस्पायर एनारोबिकली। तो आपको पता है क्रैम्प्स तभी पड़ेंगे आपको जब आप क्या करोगे, एनारोबिकली रिस्पायर करोगे, एरोबिकली नहीं करोगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो ब्रेक डाउन होना चाहिए था ग्लूकोज का प्रॉपर, है ना, फुल्ली, जिसमें एंड प्रोडक्ट आपको मिलने चाहिए थे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, वो नहीं मिले, वो आपको क्या मिल गया, उसकी जगह लैक्टिक एसिड मिल गया। तो क्या हो गया, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो गया, आपकी मसल में पेन होना शुरू हो गया। लैक्टिक एसिड की इकम्युलेशन होता है इकट्ठा होना, ठीक है। जब वो इकट्ठा हुआ तभी तो आपकी मसल में पेन स्टार्ट हो गई ना। तो हमें रिलीफ तभी मिलेगी जब हम क्या करेंगे, हॉट वाटर मसाज करेंगे, हॉट वाटर बात करेंगे, ठीक है, या मसाज कर कह लो आप, ठीक है। मसाज करो, जब आप मालिश करते हो, ऑयलिंग करते हो ना टांगों में, तब भी आपके क्रैम्प्स टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मालिश करोगे तो वहाँ से हीट रिलीज होगी ना, तो ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में प्रॉपर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और आपको ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई होना शुरू हो जाएगी आपकी बॉडी में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। अब ऐसा क्या होता है, जब आप खेल के आते हो, तो मैंने आपको पहले भी बता दी, जब आप खेल के आओगे, रनिंग करके आओगे, आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, आपको फिर से फूड खाना पड़ता है ना, ताकि आपको फिर से एनर्जी मिल सके। तो आप हंग्री क्यों होते हो फिजिकल एक्टिविटी के बाद? क्योंकि आपकी सारी एनर्जी क्या हो जाती है, शूमंतर, फिनिश, ठीक है। व्हेन वी डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, द फूड प्रेजेंट इन अवर बॉडी, जो खाना हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो ब्रेक डाउन होना जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, जल्दी जल्दी सारा खाना क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी सारी रिलीज कर देता है, ठीक है। सिंस ऑल द फूड गेट कंज्यूम इन जनरेटिंग द एनर्जी, जितना भी खाना हमने खाया था वो सारा किस में यूज़ हो गया, एनर्जी को जनरेट करने में। और हम जब सारी एनर्जी जनरेट हुई, रिलीज भी होगी आपकी बॉडी से, तो आपको क्या लगेगी, भूख ही तो लगेगी ना, आपकी बॉडी डिमांड करेगी और फूड दो, मैं उसको और तोड़ूंगा और एनर्जी दूंगा आपको, है ना। दस इन ऑर्डर टू गेन मोर एनर्जी, आपको ज़्यादा एनर्जी लेनी होती है, तो हम क्या करते हैं, और खाना खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपने एक वर्ड सुना होगा कि आपके घर वाले बोलते हैं हेल्दी फूड खाओ। हेल्दी फूड क्यों बोलते हैं खाने के लिए? ताकि आपको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके आपकी बॉडी को ना, तो आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। अगर आप जंक फूड खाओगे तो आप क्या रहोगे, बीमार रहोगे। इसलिए बोलते हैं हेल्दी फूड खाया करो। ऐसा नहीं कि जंक फूड बिल्कुल ही अवॉइड करो, आप खा सकते हो, मतलब, लेकिन ऐसा नहीं कि रेगुलर बेसिस पे, कभी कभार, ओके, वो भी अगर आपकी बॉडी को सूट करे तो, अदरवाइज नो, ओके। वाई वी यॉन, हम बासियाँ क्यों मारते करते ना, ऐसे करते ना, तो ये होती है यॉन, ठीक है। आप बासियाँ क्यों मारते हो? देखो कभी कभार होता है ना, जब आप बड़ा काम कर लेते हो, थक जाते हो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बड़ा डांस क्लास भी अटेंड कर लिया, आज स्कूल भी अटेंड कर लिया, ट्यूशन भी अटेंड कर ली, तो आप थक जाते हो। तो फिर आप कहते हो बेड पे पड़ते हो, और कभी कभी तो आपको नींद ही आ जाती है बेड पे पड़े पड़े, और कभी कभी आप ऐसा लगता है कि मम्मा बस अब नहीं मैं कुछ खा सकता, मैं पीछे, मुझे तो बस सोना है। ऐसा क्यों फील होता है? या कभी कभार आप होता है बैठे हुए होगे खेल के और बस यॉन करना शुरू हो जाते हो, बासी मारना शुरू हो जाते हो, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप जब लो फील करते हो ना, तो आपको जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है आपकी बॉडी को, आप उतना इंटेक नहीं कर पाते हो, आप नहीं ले पाते, और आपकी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप क्या करते हो, यॉन करना स्टार्ट हो जाते हो। जब आप बासी मारोगे, ऐसे मुंह खोलोगे, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में चली जाएगी और आपके सेल्स को मिल जाएगी। इसीलिए क्या करते हो, आप यॉन करना स्टार्ट हो जाते हो। आप खुद से नहीं होते, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंगली आपको यॉन होती है। ऐसा नहीं है ना कभी भी करके शुरू हो जाओगे बासी मारना, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप तभी ऑन करोगे जब आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होगी। जब आपकी बॉडी को लगेगा कि ऑक्सीजन मुझे नहीं मिल पा रही है, तो आप क्या करो, आपकी बॉडी क्या करेगी, यॉन की डिमांड करेगी और आपको यॉन आ जाएगी, आपको बासी आ जाएगी, क्लियर। व्हेन वी टायर्ड, ओवरवर्क और स्लीपी, अवर ब्रीथिंग रेट्स स्लो डाउन। जब भी हम क्या होता है, थकावट हो जाती है, हम बड़ा काम कर लेते हैं, ओवरवर्क होता है, ज़्यादा काम कर लेना, ठीक है, ये थक जाते हो। मान लो आपने खेतों में काम कर लिया बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि फार्मर्स का ज़्यादातर ऐसा ही हाल होता है, ठीक है। या फार्मर्स का छोड़ के आप बच्चों का अगर बात करें, तो आप खेलते बड़े हो, तो खेलने से भी यही, आप टायर्ड हो जाते हो, थक जाते हो ना,
तो अवर ब्रीथिंग रेट, हमारा जो सांस लेने का रेट होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि आपको थकावट हो जाती है, इतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो पाती आपकी बॉडी से, ऑक्सीजन की डिमांड भी प्रॉपर नहीं हो पा रही होती है, तो आपकी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए वो इनसफिशिएंट हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है। तो यॉर्निंग हेल्प इन टेकिंग मोर ऑक्सीजन एज वी ओपन अवर माउथ वाइडर, हम अपना मुंह ज़्यादा बड़ा खोलते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन हम अंदर ले सकें, है ना। डीप ब्रेथ ऑफ एयर एंड दस रिलीजिंग एनर्जी बाय रेस्पिरेशन, और इसी रेस्पिरेशन के थ्रू हम ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं। देखो आप नॉर्मल अगर बैठे हो बात भी कर रहे हो ना, तो आपको उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, है ना। तो सोचो आपको हर एक छोटी 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 एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा एक टाइम फूड मत खाओ, है ना, ज़्यादा इनटेक नहीं करो फूड एक साथ में, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद आपको थोड़ा थोड़ा खाना खाता रहना चाहिए। क्यों खाना चाहिए, ताकि आपकी जो एनर्जी को आपको सप्लाई करनी है आपकी बॉडी को, है ना, आपको एनर्जी देनी है आपकी बॉडी ने जो, वो टाइम से टाइम दे सके। इसलिए ज़्यादा देर बीच में खाने का गैप नहीं रखना चाहिए, टाइम पे खाना खाना चाहिए। क्लियर, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज वाला ये सेशन कंप्लीट होता है। तो आज आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा कि सांस कैसे ली जाती है, ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हमने पढ़ा सेल क्या है, हमारी बॉडी बनी किससे, सेल से बनी है, तो सेल के बारे में पढ़ा। और आपको पता है आपकी रेस्पिरेशन कहाँ होती है, सेल में ही होती है। एंड प्रोडक्ट पढ़ लिया हमने क्या क्या मिलते हैं आपको, एरोबिक और एनारोबिक भी पढ़ लिया। एनारोबिक यीस्ट में होती है विदाउट ऑक्सीजन, है ना, विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन हम लोगों में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। जिसमें मसल क्रैम्प्स में पढ़ा हमने, मसल क्रैम्प्स क्या होते हैं ना, हमें रलू पड़ जाते हैं, उनको हम तोड़ कैसे सकते हैं। लैक्टिक एसिड बना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो हम क्या करते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन को अच्छे से फ्लो करवाते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। वो कैसे इंक्रीज़ होता है, जब हम हॉट वाटर यूज़ करते हैं उसके लिए ना, हॉट वाटर बाथ लेते हो आप, या फिर सिर्फ अपनी लेग्स वगैरह जहाँ पे आपको क्रैम्प्स पड़े होते हैं उसी एरिया को डिप कर दोगे, वाटर में डाल दोगे ना, तो उससे भी आपको क्रैम्प्स में रिलीफ मिलेगा। तो ये सब ऐसे तरीके हैं या ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हम इसको कम कर सकते हैं, किसको, मगर मसल क्रैम्प को। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें बासियाँ क्यों आती हैं, हमें खाना खाना ज़रूरी क्यों है, एनर्जी क्यों हमारी रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने इस टॉपिक में कवर कर ली हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसके सेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग में एग्जैक्टली लंग्स में कैसे सांस जाती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन कैसे इनटेक होती है लंग्स में और रिलीज़ कैसे होती है। और बाकी ऑर्गेनिज्म में जैसे कॉकरोच मान लो, अर्थवॉर्म ले लो, है ना, और किसी में इनमें एग्जैक्टली क्या होता है, फिशेस की बात करें अगर हम, तो इनमें लंग्स होते हैं, किस में लंग्स होते हैं, किस में गिल्स होते हैं, किसी में क्या होता है, स्किन के थ्रू कैसे रिस्पायर करते हैं, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिज्म के बारे में, प्लांट्स कैसे करता है, नेक्स्ट सेशन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस सेक्शन में कोई भी डाउट होगा, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँगी। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। मैं जल्दी ही आपको नेक्स्ट सेशन के साथ मिलूँगी। टिल देन बाय, टेक केयर।